नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मैं यूट्यूब चैनल नौकरी सम्राट में। आज हम लेके आए हैं बीएसएससी एग्जाम 2017 में जो पूछा गया था प्रश्न, उसके सीरीज को लेकर के स्टार्ट किए हैं। मैथ से स्टार्ट किए हैं, मैथ्स के बाद रीजनिंग भी होगा और वहाँ का जो जीके और जीएस पूछा गया था, साइंस जो पूछा गया था 2017 में, उसको भी कराएंगे। अभी मैथ से स्टार्ट किए हैं। आपको पता है कि 25 नंबर मैथ से पूछे जाते हैं, 25 मैथ से होते हैं, 50 रीजनिंग से होते हैं, 25 साइंस से होते हैं और 50 जीके और जीएस से होते हैं। मैथ्स काफी महत्वपूर्ण होता है और जितना देखने में लगता है मैथ्स से डरते हैं लोग कि बहुत भारी होगा गणित, लेकिन जब उसको बनाने चलते हैं आप तो उतना भारी लगता नहीं है। जीरो लेवल से आप स्टार्ट करते हैं, फिर भी आसानी से सीख सकते हैं और सीखना जरूरी भी होता है। अगर बीएसएससी में आपको क्वालिफाई करना है तो आपको ये करना पड़ेगा, मैथ्स और रीजनिंग से नंबर लाने पड़ेंगे, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, यहाँ श्योर मार्क्स होते हैं। 2017 बीएसएससी से स्टार्ट किए, ज्यादा बातें हम ना करेंगे, यहाँ क्वेश्चन पे डायरेक्ट आते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न सिर्फ बीएसएससी में ही नहीं, एसएससी में भी पूछे जाते हैं, रेलवे में भी पूछे जाते हैं, जितने भी कंपटीशन के एग्जाम्स हैं सभी में पूछे जाते हैं ये प्रश्न। एचसीएफ और एलसीएम, अब सिंपल सा एचसीएफ और एलसीएम तो दोस्तों सभी को आता है कि अगर एचसीएफ और एलसीएम 2, 4, 5, 3, 7, इसका एचसीएफ या एलसीएम जो भी निकालना हो तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। बट यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम इसका नहीं निकालना है, हमें फ्रैक्शनल नंबर दिया गया है, इस तरह का नंबर दिया गया है। और मैक्सिमम जितने भी एग्जाम उठा करके देख लीजिए, मैक्सिमम एग्जाम्स में आपको ये प्रश्न, इस तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो प्रश्न पूछा गया था, सबसे पहला प्रश्न ही गणित में था 2017 बीएसएससी में, 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 और 9/10 का एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ भी हो सकता है या यहाँ पे एलसीएम भी हो सकता है, एलसीएम भी हो सकता है। दोनों के लिए कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट है। अगर इसको हम समझेंगे, बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट है। एक छोटा सा ट्रिक है, एक फॉर्मूला याद रखेंगे कि एचसीएफ का फॉर्मूला क्या होता है। तो एचसीएफ जब भी ऐसा निकालना हो तो एचसीएफ इज इक्वल टू क्या करेंगे, अब एचसीएफ निकालना है, देखेंगे कि हमें एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। तो हमें निकालना क्या है, एचसीएफ निकालना है। तो जो भी निकालना होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं। तो एचसीएफ किसका एचसीएफ, न्यूमरेटर का एचसीएफ, और फिर ऊपर वाले का जब एचसीएफ लिए तो नीचे वाले का एलसीएम, किसका, डिनोमिनेटर का। आपको पता है कि ऊपर वाले को अंश को न्यूमरेटर कहते हैं, अंश, और हर को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो जब एचसीएफ निकालना हो तो ऊपर वाला जितना भी अंश है उसका एचसीएफ निकाल लीजिए और नीचे वाला जितना हर है इसका एलसीएम निकाल लीजिए, और जो आ जाए उसको लिख दीजिए, जो काटने वाला है सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, वो आपका एचसीएफ हो गया। अगर यहाँ पे एलसीएम निकालना हो तो क्या करेंगे, अगर एलसीएम लेना हो तो एलसीएम इज इक्वल टू एलसीएम। जब एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वाले न्यूमरेटर का एलसीएम लेंगे और नीचे डिनोमिनेटर का एचसीएफ लेंगे। हो गया हमारा क्लियर। तो एचसीएफ हमें लेना है। इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे, तो एचसीएफ किसका लेना है, न्यूमरेटर का। न्यूमरेटर में क्या है, 1, 3, 5, 7 और 9। आपको पता है कि ये सभी जो है इसमें से ये और ये अभाज्य संख्या है, तो किसी चीज से भाग लगेगा नहीं, इसमें कोई ऐसा चीज नहीं है जो कि इसमें भाग लगे, तो इसका तो 1 हो जाएगा। और 1 और 9 का अगर एचसीएफ लेंगे तो इस सभी का एचसीएफ हमारा 1 हो जाएगा। और एलसीएम लेना है डिनोमिनेटर का, तो डिनोमिनेटर में क्या है, 2, 4, 6, 8 और 10, इसका हमें एलसीएम लेना है। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हमारा क्या होगा, आप इसी तरह से एलसीएम ले लीजिए। छोटा सा होता है तो आसानी से कर लेते हैं, बट इसी तरह से बाई प्रोसेस ही हम जाते हैं। तो देखेंगे कि क्या आता है, 2, 5। अब तो अभाज्य संख्या आ गया, अब तो लगेगा नहीं, तो 3 दूना 6, 6 पंचे 30, 30 दूना 60 और 60 दूना 120। ये हमारा आंसर हो गया। अगर ऊपर कुछ कटने वाला होता तो फिर काटते इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में। जैसे अगर ये 4/120 होता
तो 4 से ये कटता 1/30 हो जाता, बट यहाँ तो कटने वाला नहीं है, तो 120 हमारा आंसर हो गया। इस पूरा का एचसीएफ ये हो गया। अगर एलसीएम निकालना होता तो ऊपर वाले सबका एलसीएम निकालते और नीचे वाले का एचसीएफ निकालते, तो नीचे वाले एचसीएफ 2 हो जाता, तो फिर ऊपर जो एलसीएम आता उसको ऊपर लिखते और नीचे 2 लिखते। ये प्रश्न आप बार बार प्रैक्टिस कर ले या फिर आप याद कर ले, जिस तरह से भी होता है, बट सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे कि ऊपर वाले अंश का एचसीएफ और नीचे वाले हर का एलसीएम करेंगे। अगर एचसीएफ निकालना है तो एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ कर लेंगे। और ये प्रश्न एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है। अब दूसरा प्रश्न है 1/3, 2/5, 3/4 और 1/6 में सबसे अधिक सार्थक अंक कौन सा है। सार्थक की बात आई है तो आपको ये साइंस में भी देखने को मिलते हैं, न्यूमेरिकल में, साइंस के न्यूमेरिकल में भी आपको ये देखने को मिलेंगे और यहाँ भी देखने को मिले हैं। ऐसा बहुत कम ही प्रश्न सामने आता है, बट बीएसएससी ने पूछा है, एसएससी भी कभी कभी इसको पूछता है, रेलवेज में भी पूछे जाते हैं। तो जो भी प्रश्न बीएसएससी लेता है तो वो कॉन्सेप्ट सभी एग्जाम्स के लिए वो प्रश्न होते हैं, उसी में से बीएसएससी भी प्रश्न उठाता है। तो आप प्रश्न है सामने 2017 में पूछा गया है, इसका मतलब है कि बीएसएससी के मेमोरी में ये प्रश्न है, उसके सिलेबस में है, तो दोबारा भी रिपीट कर सकता है क्योंकि इससे पहले भी कुछ प्रश्न को रिपीट किया गया है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सार्थक अंक निकालने के लिए थोड़ा सा इस पे हम डीपली जाएंगे कि सार्थक अंक जब निकाला जाता है, यहाँ क्या हो गया, यहाँ तो बट्टा में है, आप इसको समझने के लिए लेते हैं 0.345, एक अंक ये हो गया, फिर है 0.0245 ये हो गया, दूसरा है 4.2357 ये है, फिर है 0.4200 इस तरह का। इसमें अगर सार्थक अंक पूछ ले तो क्या करेंगे हम, जब इस तरह का सार्थक अंक पूछा जाए तो क्या इसमें देखेंगे, तो सार्थक अंक में हम सिर्फ अंकों को गिनते हैं। सार्थक अंक का मतलब हुआ कि जो अंक है जिसमें वेट है, वैल्यू है जिसका, उसको हम गिनती करते हैं। तो इसमें कितना है सार्थक अंकों की संख्या, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या है 3, 1 2 3। इस जीरो को हम नहीं लेते हैं क्योंकि जीरो का कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 1 2 3 और 4, दशमलव के बाद एक जीरो है और जीरो के बाद 2 4 5 है, मतलब इस जीरो का वैल्यू है, क्योंकि ये जो है ये दशांश हो गया, ये शतांश हो गया, तो ये जीरो का यहाँ पे वैल्यू होता है, तो इसको हम काउंट करते हैं, यही 1 2 3 4। इसमें सार्थक अंकों की संख्या 4 है। इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितना है, तो 7 का भी वैल्यू है, 5 का भी वैल्यू है, 3 का भी वैल्यू है, 2 का भी वैल्यू है और 4 का भी वैल्यू है। यहाँ पे होल नंबर है 4, इसका भी, तो 1 2 3 4 और 5, सार्थक अंकों की संख्या है 5। अब इसमें देखिए, इसमें कितना हो जाएगा सार्थक अंकों की संख्या, तो इसमें जीरो लास्ट में है, इसका कोई वैल्यू ही नहीं है, इसका कोई वैल्यू ही नहीं है, इसका कोई वैल्यू ही नहीं है, क्या बच गया, तो इसमें 2 बच गया, सार्थक अंकों की संख्या हो गई 2। अगर इसी तरह का प्रश्न है 432.00, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, तो सार्थक अंक हो गए 1 2 3, इसमें 3 है सार्थक अंकों की संख्या। जब दशमलव में रहे तो इस तरह से आसानी से हम निकाल सकते हैं, अगर दशमलव में नहीं है तो हमें दशमलव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको क्या करेंगे, तो इस प्रश्न में हम इसको दशमलव में कन्वर्ट करेंगे, तो 1/3 है, 1/3 का मतलब कितना हो गया, तो 1/3 का मतलब होता है 1/3 को जब हम दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो 0.3333 मल्टी टाइम 3, जितना बार आपको ले जाना है ले जाइए, ये हो गया। तो हम 0.3 ही इसको लेंगे या फिर पूरा ले सकते हैं। अब है 2/5, जब इसको डिवाइड करेंगे, इसको करेंगे तो 0.4 आएगा। अब है 3/4, इसको तोड़ेंगे तो आएगा 0.75 और यहाँ है 1/6, इसको तोड़ेंगे तो आएगा 0.16666667 यहाँ पर आकर के ऐसे होगा। तो इसमें अगर हम सार्थक अंक की बात करें, अगर अधिक को हम इग्नोर कर दें तो सार्थक अंक कहा जाए तो सबसे ज्यादा अंक किस में होगा, तो सार्थक अंकों में सबसे ज्यादा अंक जब हम लेंगे तो हमारा 3 में भी होगा और यहाँ भी होगा।
इस दोनों जगह पे, तो 2 आंसर हमारा हो जाएगा। इसीलिए इसमें क्या किया गया कि अधिक पूछ लिया, सबसे अधिक सार्थक अंक कौन सा है, तो सबसे पावरफुल अंक की बात कर रहा है, सबसे पावरफुल अंक कौन सा होगा, तो सबसे पावरफुल अंक ये, इसका वैल्यू कम है, इसका वैल्यू इससे ज्यादा है, ये इसका वैल्यू सबसे कम है, इससे ज्यादा वैल्यू इसका है, उससे ज्यादा वैल्यू इसका है, और सबसे ज्यादा वैल्यू इसका है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 3/4। अगर इसी प्रश्न में अधिक को हटा दे, सिर्फ पूछे सार्थक अंक, तो उस कंडीशन में आपका आंसर ये भी होगा और आपका आंसर ये भी होगा, ये दोनों, क्योंकि सबसे ज्यादा बार सार्थक अंक किस में है, तो इसमें भी ज्यादा बार 3 जितना बार ले आइए, और यहाँ भी जितना बढ़ाते जाइए बढ़ते जाएगा, बढ़ाते जाइए बढ़ता जाएगा, तो ये और ये दोनों आंसर हो जाएगा। लेकिन सबसे अधिक पूछ दिया, तो इस कंडीशन में सबसे ज्यादा वैल्यू किसका होगा वो हम लगाएंगे, तो 3/4 है, इसका वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो समझ गए होंगे आप इसको। अब तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं, एक लाभ हानि का प्रश्न है। लाभ हानि का अभी बहुत सारा प्रश्न लेंगे दोस्तों, लाभ हानि का एक चैप्टर ही है, उसको पूरा करेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन जो क्वेश्चन अभी हम सबसे पहले कराएंगे जो पूछा गया है, तो लाभ हानि में एक दुकानदार 1 रुपए के 6 गुब्बारे खरीदता है, और हर एग्जाम में भर भर के ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। गणित का मतलब ही इस तरह का प्रश्न होता है, गणित से लोग इसीलिए कंपटीशन के एग्जाम में भागते हैं कि इसी प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, वर्ड प्रॉब्लम वाले प्रश्न। एक दुकानदार 1 रुपए के 6 गुब्बारे खरीदता है, क्या कर रहा है, तो 1 रुपए में 6 गुब्बारा खरीद रहा है। वह 1 रुपए में कितने गुब्बारे बेचे, 1 रुपए में कितने गुब्बारे बेचे ताकि उसे 20% का लाभ हो। तो देखने से लगा होगा कि क्या करें, लोग डिवाइड करने लगते हैं, सोचने लगते हैं कि क्या करें, बट सोचने का समय, मैं कई बार कह चुका हूं कि वहां सोचने का समय नहीं होता है। तो एक सिंपल सा क्या करेंगे हम कि यहाँ पे सिंपल सा हम लेंगे, एक फॉर्मूला लेंगे हम। फॉर्मूला क्या होगा, तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला लेते हैं। 2 तरीका से इस प्रश्न को हम बनाएंगे। सबसे पहले फॉर्मूला बेस्ड, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुने 100 प्लस लाभ प्रतिशत बट्टा 100। एक तो ये फॉर्मूला लगाएंगे कि विक्रय मूल्य निकालना है कि कितना में ये बेचा जा रहा है। तो क्रय मूल्य क्या है इसका, क्रय मूल्य कितना हो गया, तो 1 रुपए में 6 गुब्बारा बेचा जा रहा है, तो 1 क्रय मूल्य हो गया, और गुने 100 प्लस लाभ। लाभ कितना होना चाहिए, तो 20% का लाभ होना चाहिए, तो लाभ परसेंट मतलब 20 और बट्टा 100 बराबर 120 बट्टा 100, मतलब 100 रुपए का 120 रुपए जो है, 100 रुपए का सामान हमें कितना में बिकना चाहिए, 120 रुपए में बिकना चाहिए। अब गुब्बारा कितना हमारा हो रहा है, तो गुब्बारा हमारा हो रहा है 120, इतना परसेंट आना चाहिए तभी हमें 20% का बेनिफिट होगा। काटिए इसको, काटिए, और कितना ये बिक रहा है, और भी कटेंगे अभी, तो 6 और 5, मतलब 6 बट्टा 5। अब यहां पे देखेंगे कि 6 गुब्बारा जब हम 1 रुपए में खरीद रहे थे, अब हमें 1 रुपए में कितना गुब्बारा बेचना पड़ेगा 20% बेनिफिट के लिए, तो 5 गुब्बारा हमें बेचना पड़ेगा, क्योंकि कितना लिया जाना है, 1 रुपए में 6 गुब्बारा हम खरीद रहे थे, तो आंसर के लिए हम 1/6 से, एक गुब्बारा का दाम कितना है, 1/6 रुपए एक गुब्बारा का दाम है, 1 रुपए में 6 गुब्बारा, तो एक गुब्बारा का प्राइस कितना, 1/6, 6 से एक गुब्बारा का प्राइस हो गया, तो इतना रुपए में कितना गुब्बारा, तो उससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे ये कट गया, 1/5 हमारा आंसर हो गया। इसका मतलब 1 रुपए में हमें कितना बेचना पड़ेगा, ये हमारा विक्रय मूल्य है, 1 रुपए में हमें 5 गुब्बारा बेचना पड़ेगा, तो हमारा आंसर हो गया 5, 5 हमारा आंसर हो गया। दूसरा एक और प्रोसेस इसमें हम लगा सकते हैं, कि दूसरा क्या प्रोसेस लगाएंगे, तो हम, हमारा रुपया कितना है, तो 1 रुपए, 1 रुपए, तो कितना सामान, तो 6 सामान, 6 सामान, कितना परसेंट है ये, 100%,
100%। अब लेना कितना है, बेनिफिट कितना होना चाहिए, 120%। तो 1/6 गुने 120/100, सीधा 1 रुपए में 6 सामान, तो 100%। 120% लेना है तो 1/6, मतलब 1 रुपए में 6 सामान, 1/6 और गुने 120/100। 0 से 0 काटिए, 6 से इसको काटेंगे तो 2, 2 से इसको काटिए 5, मतलब कितना, 1 रुपए में 5 सामान हमें बेचना पड़ेगा। तो ये है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रूट अंडर 810 को सरल कीजिए। बहुत आसान प्रश्न है। रूट अंडर, आप रूट पढ़े हैं, इसको क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं 81 गुने 10। और आपको पता है बहुत ही आसान प्रश्न है कि 9 का स्क्वायर 81 होता है, और 10 जो है किसी का स्क्वायर नहीं होता है। अब जिसका स्क्वायर होता है वो रूट के बाहर आ जाएगा, तो 9√10 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट, दूसरा है बॉडमस रूल लगेगा। बॉडमस है बी माइनस। बॉडमस में आप जानते हैं कि जो स्मॉल ब्रैकेट होता है उसका काम हम सबसे पहले करते हैं, उसके बाद जो मिडिल ब्रैकेट होता है उसका करते हैं। जब मिडिल ब्रैकेट भी टूट जाता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाता है, तो फिर बिग ब्रैकेट होता है उसको तोड़ते हैं। अगर उससे पहले बार ब्रैकेट है तो पहले हम बार ब्रैकेट का काम करते हैं। बट यहाँ पे क्या है, बार ब्रैकेट नहीं है, स्मॉल ब्रैकेट है, मिडिल ब्रैकेट है, उसके बाद बिग ब्रैकेट है। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को तोड़ते हैं। और चूंकि हम लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो साथ में फेस करने जा रहे हैं कंपटीशन, तो साथ में हम एक साथ ले चल सकते हैं और भी चीजों को। तो यहाँ स्मॉल ब्रैकेट तोड़ते हैं तो क्या होगा कि इससे पहले माइनस है, माइनस के बाद कुछ नहीं है, तो माइनस और ब्रैकेट के बीच में 1 है, तो -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -a और -b। फिर मिडिल ब्रैकेट है, इसको ऐसे ही छोड़ेंगे, और b फिर से यहाँ माइनस है, माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से सिंबल चेंज होगा, ये प्लस b है तो प्लस माइनस माइनस b, प्लस a और माइनस b और प्लस 2a। ब्रैकेट को ऐसे ही रखते हैं, b माइनस, अब मिडिल इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो पहले यहाँ b प्लस में है और ये माइनस में है, कट गया, यहाँ भी b प्लस में, यहाँ b माइनस में, ये भी कट गया, क्या बच गया, -a बचा, और माइनस यहाँ पे इससे माइनस, इसमें -b और प्लस a बच गया। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस b और प्लस माइनस -a और प्लस 2a। इसको तोड़ते हैं, b माइनस, अब a यहाँ माइनस में 1a और -1a, तो 1a और 1a 2a, माइनस में 2a और प्लस में 2a, इससे ये कैंसिल हो गया, बच क्या गया, तो सिर्फ प्लस b। तो माइनस से प्लस का अब अकेले बचा तो ब्रैकेट को हटाते हैं, तो माइनस से प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो -b। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0। खत्म हो गया सब कुछ, सिंपल एकदम, 25 से 30 सेकंड में बनने का क्वेश्चन प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, एक संख्या, फिर से उसी तरह का प्रश्न, भर भर के ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। हमने बताया है कि किसी भी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के प्रश्न भर भर के पूछे जाते हैं, यही तो पूछे जाते हैं। इस सब तरह के तो बहुत कम प्रश्न होते हैं, ऐसे प्रश्न 50% से ज्यादा पूछे जाते हैं, इस पर ज्यादा वर्क करने की आवश्यकता है। एक संख्या और उसके मान के 3/5 मान के मध्य अंतर 50 है, तो संख्या निकाले। पहले हम प्रश्न को समझेंगे। एक संख्या, एक संख्या, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले माना कि संख्या बराबर x, तो x हो गया, संख्या और उसके मान, उसके किसके, तो संख्या के मान, तो संख्या क्या है, x के मान के 3/5 मान, 3/5, तो x का 3/5 के मध्य अंतर, मतलब अंतर है, तो अंतर मतलब घटाओ किसके, तो 3/5, x का 3/5 है, तो x गुने 3/5 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3x/5, ये हो जाएगा। इसलिए हम लिखते हैं 3x/5 बराबर अंतर कितना है, तो 50। अब हमें संख्या निकालना है, सिंपल से हम x निकाल लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में, इसका मतलब 1 है। अब इनका घटाव कर लेते हैं, तो ऐड ऑफ फ्रैक्शन
सबस्ट्रैक ऑफ फ्रैक्शन पता ही है सब लोगों को। 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 50, देन 2x इज इक्वल टू 50, और ये डिवाइड में है, इससे ये कट गया 25। तो संख्या बराबर क्या हो गया हमारा, संख्या 125, ये हमारा आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, श्याम राम से 7 वर्ष छोटा है। श्याम राम से क्या है, छोटा है। उनकी आयु का अनुपात, दोनों का जो उम्र है उसका एक रेशियो है 7:9 है। श्याम की आयु ज्ञात करना है। तो देखना क्या है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। श्याम जो है वो राम से 7 वर्ष छोटा है, मतलब श्याम छोटा है और राम बड़ा है, और दोनों में रेशियो जो उनके उम्र का रेशियो है वो 7:9 का है। तो जब भी रेशियो वाला प्रश्न हमें मिलता है, जहां पर भी रेशियो मिलता है वो उसमें हम x लगाते हैं। तो श्याम की आयु क्या हो जाएगा, श्याम की आयु 7x, राम की आयु 9x, और 7 वर्ष का छोटा है। कौन छोटा है, श्याम छोटा है, और जो बड़ा होगा उसको हम पहले लिखेंगे। तो 9x, और उसमें छोटा कौन है, श्याम। तो राम माइनस श्याम बराबर कितना, 7 वर्ष। तो कितना हो गया, 2x बराबर 7। तो x जो रेशियो लगा है उसकी वैल्यू कितना है उसका वैल्यू, तो 3.5। अब निकालना कितना है, x का वैल्यू निकल गया। अब श्याम की आयु निकालना है। तो श्याम का आयु कितना था, श्याम है पहले वाला, तो पहले कितना, छोटा कौन है, श्याम। श्याम छोटा है तो श्याम कितना है, 7x। तो 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7x इज इक्वल टू इतना 24.5 वर्ष, इतना ये हो जाए। या फिर अगर हम इसको इतना ही रहने देते हैं तो 7 गुने 7/2 मतलब 49/2 वर्ष, ये भी हमारा आंसर है और ये भी हमारा आंसर है। दोनों में से जो ऑप्शन में मिल जाए हम उसको टिक कर देंगे, बहुत इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्य को, इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं और इस तरह के प्रश्न में ये पूछ लिए जाते हैं, और साथ में एक और पूछ लिया जाता है मिश्रण वाला, कि 2 तरह के मिश्रण है उसका, तो मिश्रण वाला प्रश्न भी हम कराएंगे। एक कार्य को 10 दिन में अकेले कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। तो धीरे कौन कर रहा है, तो बी काम को धीरे कर रहा है, बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों एक साथ कार्य करते हैं, दोनों एक साथ काम करना स्टार्ट किए, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। मतलब क्या है, प्रश्न है कि ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है, दोनों एक साथ काम करना शुरू कर देते हैं, तो कार्य कितना दिन में दोनों मिलकर काम करेंगे तो ज्यादा काम होगा। कितना ज्यादा काम होगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, तो ए और बी का काम, ए का काम कितना है, ए कितना काम करता है, 10 काम करता है। इसका मतलब एक दिन में 1/10 भाग काम करता है। ए 10 काम करता है, और बी कितना काम करता है, तो बी 15 काम करता है। दोनों मिलकर के एक दिन में ए जो है वो 1/10 काम करता है, और बी जो है वो कितना काम करता है, 1/15 काम करता है। दोनों एक साथ मिल गए तो काम कितना हुआ, दोनों मिलकर के काम कितना करेंगे। तो पहले हम क्या देखते हैं कि इसमें हम निकालते हैं दोनों का एलसीएम निकालते हैं। दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 30, दोनों का एलसीएम हो गया 30। अब 30 काम है टोटल, 30 काम करने में ए जो है वो कितना समय लगाएगा, ए कितना समय लगाएगा, तो ए कितना भाग काम किया, अगर 10 दिन में काम करता है तो एक दिन में इसका कितना भाग ये काम कर रहा है, तो 3 भाग काम कर रहा है। और बी कितना भाग काम कर रहा है, तो 2 भाग काम कर रहा है। बस हो गया। हम इस 30 में यहीं पे हम कर लेंगे, 30 भाग काम है टोटल, और दोनों मिलके कितना कर रहे हैं, तो 3 गुने 2 6 काम कर रहे हैं। 6 3 और 2 सॉरी 3 और 2 5 काम कर रहे हैं, मिला रहे हैं ना, 3 काम ये कर रहे हैं, 2 काम ये कर रहे हैं, दोनों मिलकर के एक दिन में 5 काम कर रहे हैं दोनों। तो कितना दिन लगेगा इसको काम करने में, तो 6 दिन लगेंगे। तो दोनों मिलकर के 6 दिनों में काम को खत्म कर देंगे, दिनों में काम खत्म कर देंगे। प्रश्न है
यदि विक्रय मूल्य को दुगुना करने पर लाभ 3 गुना हो जाता है। यदि विक्रय मूल्य को दुगुना करने पर लाभ 3 गुना हो जाता है, तब प्रतिशत लाभ कितना होगा? तो प्रश्न क्या है? यदि विक्रय मूल्य को दुगुना करने पर, विक्रय मूल्य को दुगुना करते हैं तो लाभ 3 गुना होता है। तो हम जानते हैं पहले लाभ बराबर क्या होता है? तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। मतलब ज्यादा में बिकेगा, कम में खरीद के ज्यादा में बेचेंगे तभी लाभ होगा हमें। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे। तो विक्रय मूल्य को हम मान लेते हैं x और क्रय मूल्य को y मान लेते हैं। ये हमारा लाभ हो गया। और लाभ को हम, ये तो प्रॉफिट है ही, लाभ P बराबर x माइनस वाई। पुनः दोबारा हम देखते हैं, ये सब हमें एग्जाम में लिखने की आवश्यकता नहीं है पुनः वगैरह। अब दोबारा क्या देखते हैं, आगे क्या कह रहा है? विक्रय मूल्य को दुगुना कर दिया जाए। विक्रय मूल्य क्या है हमारा? x है। तो विक्रय मूल्य को दुगुना कर दिया जाए, क्रय मूल्य उतना ही है, मतलब दुगुना दाम में बेच दिया जाए। उसी सामान को जितना में बेचे हैं उससे दुगुना में बेच दिया जाए। तो 2x माइनस वाई, तो क्या होता है? लाभ 3 गुना होता है। तो लाभ अभी P था, ये कितना हो जाएगा? 3P। और चूंकि हम जानते हैं कि P बराबर क्या है? x माइनस वाई, तो इसके जगह पे हम क्या रख देंगे? x माइनस वाई। तो कितना हो गया? 3x माइनस 3y। तो 2x माइनस वाई माइनस 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। तो कितना आ गया हमारा? ये प्लस, तो कितना आ गया? माइनस इतना और प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो x बराबर 2y, ये हो गया सेकेंड। इतना x बराबर क्या आ गया? 2y आ गया हमारा। अब हम क्या निकालेंगे? लाभ प्रतिशत फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमें निकालना क्या है? इतना हो गया, अब निकालना है तब लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य। तो कितना है लाभ बराबर, लाभ प्रतिशत हमें निकालना है। लाभ बराबर हमें कितना था? ये x माइनस वाई, लाभ बराबर, और लाभ बराबर इतना और गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा क्या लिया था हमने? क्रय मूल्य को y ले लिया था। तो क्या करेंगे यहाँ पे? बराबर x माइनस, अब x बराबर क्या है यहाँ पे? 2y। 2y रखिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इंटू 100 और बट्टा y। अब क्या होगा? इससे ये पूरा कट जाएगा। देख लीजिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन और कर ही लेते हैं। इतना हुआ तो y से y बच गया क्या हमारा? 100% हमारा आंसर है। तो लाभ प्रतिशत, हमें लाभ कितना हुआ? 100। तो दोस्तों, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये कंसेप्ट। इसके बाद इससे आगे का प्रश्न हम 2017 वाला ही, अभी और भी प्रश्न है इसमें जो हम आगे के सेशन में लाएंगे, आगे के क्लास में लाएंगे। तो आप इसको वीडियो को स्लो करके, स्लो मोशन में देखेंगे या पुश कर करके प्रश्न को लेकर के और खुद से करने का कोशिश करेंगे, तो आपके समझ में अच्छे से आ जाएगा। और इसी तरह के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, इस समय रिपीट किया जाता है। तो आपको कैसा लगा ये सेशन, कैसा लगा ये प्रश्न, कमेंट में जरूर लिखेंगे। और एक बात और दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों फिर अगले वीडियो में।